हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 13 के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्राइन हम ऑफ इक्लिप्स जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट बनी हुई है। एंड आज हम देखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13, जो भी लॉ इनकंसिस्टेंट होगा, कॉन्ट्रावेंशन में होगा किसके, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। बट उस एक्सटेंट तक, टू द एक्सटेंट, ओनली टू द एक्सटेंट जिस हद तक वो इनकॉन्सिस्टेंट होगा और कॉन्ट्रावेंशन में होगा। अगर कोई लॉ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, यहाँ पे पार्ट 3 हम किसकी बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की। अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो जिस हद तक वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है उस हद तक ही वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ यही है कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोविज़न है एक स्टैट्यूट का, वो अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है एंड अगर वो अपने पूरे एक्ट से, पूरे जो होल ऑफ द स्टैट्यूट है उससे अगर वो सेपरेट किया जा सकता है, तो उसको आप सेपरेट कर देंगे एंड उसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि वही जो था फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था। बाकी जो एक्ट है, जो रिमेनिंग एक्ट है, जो रिमेनिंग स्टैट्यूट है, वो रिमेन वैलिड रह सकता है, वो एक्टिव रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहा है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी मीन्स दैट व्हेन सम पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ अ स्टैट्यूट, कोई एक स्टैट्यूट है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं। सपोज यहाँ पे सेक्शन 14 वायलेट कर रहा है पार्ट 3 को, तो सिर्फ सेक्शन 14 को ही हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे और बाकी जो रिमेनिंग एक्ट है ये वैलिड रहेगा। तो बट दैट प्रोविजन इज सेपरेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टैट्यूट। पर हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि सेक्शन 14 जो है इस पूरे एक्ट से सेपरेबल है कि नहीं है, वो अलग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। एक्ट का नेचर इस तरीके का होना चाहिए कि अगर वो सेक्शन 14 को अगर हम उस पूरे स्टैट्यूट से निकाल दें, हटा दें, डिलीट कर दें, तो क्या वो जो एक्ट है उसका पर्पस रहेगा? पर्पस तो ख़त्म नहीं हो जाएगा उस एक्ट का, या लेजिस्लेचर ने जिस इंटेंशन से वो एक्ट बनाया है वो काम करेगा, कर पाएगा? तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर वो सेपरेबल है तो उसको निकाल दिया जाएगा एंड जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग लॉ है, वो वैलिड रहेगा। ओनली द ऑफेंडिंग प्रोविजन विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड। सिर्फ जो ऑफेंडिंग प्रोविजन होगा उसी को वॉइड डिक्लेयर कराया जाएगा बाय द कोर्ट एंड नॉट द एंटायर स्टैट्यूट। पूरे स्टैट्यूट को डिक्लेयर नहीं कराया जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। अगर कोई भी ये स्टैट्यूट है, ये एक स्टैट्यूट है, इसमें मल्टीपल ऐसे प्रोविजंस हैं, इसमें से जो ये वाला प्रोविजन है ये वायलेट कर रहा है पार्ट 3 को। अब सपोज ये है, ये अलग नहीं हो सकता इस पूरे स्टैट्यूट से, तो क्या होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई नहीं होगी इस केस के अंदर। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई ही तब होगी जब वो जो वायलेटिव प्रोविजन है, जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, वो पूरे स्टैट्यूट से जब सेपरेबल हो पाएगा तभी ये डॉक्ट्राइन अप्लाई होगी। तो ये बात ध्यान रखना है कब एप्लीकेशन में आएगी ये डॉक्ट्राइन। अब एक्ट में नॉट बी वॉइड एज अ होल। जो एक्ट है वो पूरा वॉइड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ओनली अ पार्ट ऑफ इट मे बी वॉइड एंड इफ दैट पार्ट इज सेपरेबल फ्रॉम द रेस्ट विच इज़ वैलिड देन द रेस्ट मे बी कंटिन्यू टू स्टैंड एंड रिमेन ऑपरेटिव। अगर इस पार्ट को हम सेपरेट कर सकते हैं, ये सेपरेबल है पूरे एक्ट से, तो हम इसको निकाल के इसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, बट बाकी जो है वो वैलिड रहेगा। पूरा एक्ट जो है वो वॉइड नहीं हो जाएगा, वो ऑपरेशन में रहेगा, वो एक्टिव रहेगा और वो अप्लाई होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस के अंदर ये जो डॉक्ट्राइन है इसको प्रोपाउंड किया था? तो ए गोपालन केस के अंदर इस डॉक्ट्राइन को रिकॉग्नाइज किया था सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा था कि एक एक्ट था हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, उसका जो सेक्शन 14 था वो वायलेट करता था फंडामेंटल राइट्स को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा कि आर्टिकल 14 को अगर हम इस पूरे एक्ट से सेपरेट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है इसका पर्पस
अभी भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि उसका पर्पसलेस हो जाएगा वो एक्ट। तो अभी भी उस जो लेजिस्लेचर की इंटेंशन थी, जिसको सोच में रख के लेजिस्लेचर ने ये एक्ट बनाया था, वो पूरा किया जा सकता है इस एक्ट के द्वारा। एंड ये जो सेक्शन 14 है जो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, उसको सेपरेट किया जा सकता है विदाउट उसके पर्पस को कुछ भी चेंज करे, तो हम ये कर सकते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी यहाँ पर अप्लाई होगी एंड सिर्फ सेक्शन 14 को वॉइड डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पर पूरे एक्ट को नहीं करेंगे, क्योंकि उसका पर्पस अभी है, वो अभी काम कर सकता है, वो वॉयलेटिव नहीं है पार्ट 3 के, एंड उसके पास अभी भी पर्पस है। जिस इंटेंशन से लेजिस्लेचर ने उसको बनाया था, उसने अपना पर्पस अभी तक खोया नहीं है। नेक्स्ट है, बहुत सारी अलग अलग जजमेंट्स भी हैं जिसके अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई हुई हैं, जैसे कि DS नाकारा केस और FN बलसारा केस। बट एक केस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी, कि जिसके कुछ रूल्स दिए थे कि जिसको ध्यान में रखते हुए आप ये डिसाइड करेंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी यहाँ पर अप्लाई होगी या नहीं होगी, या होगी तो कैसे होगी, कि ये जो प्रोविज़न है उस लॉ का, उस स्टैट्यूट का, तो उसको अलग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर जो है वो एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा। ये पूरे प्रोविज़न में से, ये पूरा कोई एक्ट है उसमें से ये सारे प्रोविजंस हैं, इसमें से जो ये वाला है ये वॉइड है, मतलब ये पार्ट 3 को वॉयलेट कर रहा है। अब जो ये वाला प्रोविज़न है ये अलग भी नहीं हो पा रहा है इस पूरे एक्ट से, तो हम यहाँ पर लेजिस्लेचर की इंटेंशन देखेंगे कि लेजिस्लेचर ने ये जो एक्ट बनाया था ये किस इंटेंशन से बनाया था। फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करने के लिए बनाया था, या किसी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था, या किसी एक कम्युनिटी को कुछ राइट्स देने के लिए बनाया था, कुछ उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। तो उसकी इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए हम ये देखेंगे कि ये जो प्रोविज़न जो वॉयलेटिव है इसको सेपरेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो लेजिस्लेचर की इंटेंशन पर ये डिपेंड करता है कि क्या इंटेंशन थी लेजिस्लेचर की जब उसने ये एक्ट बनाया, कि ये जो प्रोविज़न है जो वॉयलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को वो सेपरेबल है कि नहीं है। ये हम डिसाइड इसी बात से करेंगे। सेकंड है कि इफ़ द इनवैलिड एंड वैलिड पोर्शन आर नॉट सेपरेबल, वो सेपरेबल ही नहीं है, वो एकदम से मिक्सअप है। इस प्रोविज़न को हम इस पूरे एक्ट से सेपरेट नहीं कर सकते, ये एकदम मिले हुए हैं, और अगर हम सेपरेट करेंगे भी तो जो ये पूरा एक्ट बचेगा ना, जितने सेक्शंस बचेंगे इस सेक्शन के अंदर, इस एक्ट के अंदर, वो अपना पर्पस खो देंगे। वो एक्ट का वो पर्पस ही रहेगा ही नहीं जिस पर्पस से लेजिस्लेचर ने इस एक्ट को बनाया था। तो क्या होगा, एंटायर एक्ट को ही हम इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट ही नहीं हो पा रहा है। तो जब सेपरेट नहीं हो पा रहा है तो पूरा स्टैट्यूट जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, पूरा स्टैट्यूट जो है वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। पॉइंट 3 बात कर रहा है, इफ आफ्टर द इनवैलिड प्रोविजन इज ओमिटेड फ्रॉम द स्टैट्यूट एंड रेस्ट ऑफ द स्टैट्यूट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड विदाउट मेकिंग ऑल्ट्रेशंस। सपोज ये जो प्रोविजन है ये पूरे स्टैट्यूट में से अगर हम इसको ओमिट कर देते हैं, बट विदाउट ऑल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन, ये बाकी का जो रिमेनिंग जो रेस्ट ऑफ द स्टैट्यूट है वो भी ऑपरेशन में नहीं रह पाएगा। तो क्या करेंगे हम, तो भी हम पूरे एक्ट को ही स्ट्रक डाउन कर देंगे, पूरे एक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। अब बात आती है कि ये जो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, ये क्या एप्लीकेशन है इसका प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर। अब प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होते हैं? प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले के जो लॉ था, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद जो लॉ है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले के जो भी लॉ बने हुए हैं वो। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो सारे लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद बने हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी प्री पर भी अप्लाई होगा, पोस्ट पर भी अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि वो प्री पर अप्लाई नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले अगर कोई लॉ बना हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बेसिस पर हम उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं करा सकते। सिर्फ ये देख के कि वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन से वो पहले बना हुआ है इसका मतलब वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है, ऐसा नहीं है। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर,
और वो अभी तक एप्लीकेबल है, कहीं ना कहीं वो अप्लाई हो रहा है, अभी तक कोई उसमें मॉडिफिकेशन चेंजेस नहीं हुए हैं, एंड उसका कोई भी एक प्रोविज़न या वो पूरा एक्ट अगर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो हम डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी उस पर अप्लाई करेंगे, एंड उस प्रोविज़न को अगर हम सेपरेबल कर सकेंगे, सेपरेट कर सकेंगे, तो सिर्फ उस प्रोविज़न को हम वॉइड डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज पूरे स्टैट्यूट को हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। जैसे कि हमने ए के गोपालन केस के अंदर देखा था, इसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। इसमें सेक्शन 14 को सेपरेट किया जा सकता था, तो सिर्फ उस प्रोविज़न को निकाल दिया एंड बाकी जो रिमेनिंग एक्ट था उसको ऑपरेटिव रहने दिया। नेक्स्ट है डी के नकारा केस। इसके अंदर भी ऐसे ही था, जिस लॉ को, जिस स्टैट्यूट को चैलेंज किया गया था उस स्टैट्यूट में से जो प्रोविज़न वॉयलेटिव था पार्ट 3 के उसको सेपरेट किया जा सकता था, वो सेपरेबल था, तो उसको सेपरेट कर दिया गया, एंड जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रेस्ट ऑफ द स्टैट्यूट है, उसको ऑपरेशन में रहने दिया, वो ऑपरेटिव रहा, बट जो इनकंसिस्टेंट था पार्ट 3 के उस प्रोविज़न को आप वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। नेक्स्ट है एफ एन बलसारा केस। इसके अंदर भी यही सेम चीज़ था, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट जो था उसके अंदर के कुछ प्रोविजंस थे जिनको चैलेंज किया गया था, जो वॉयलेटिव थे फंडामेंटल राइट्स के, तो उन्हीं को अलग करके बाकी एक्ट को एज इट इज़ एप्लीकेबल रहने दिया था, क्योंकि वो उसका पर्पस भी था, इंटेंशन भी लेजिस्लेचर की ऐसी नहीं थी कि वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करें, एंड वो सेपरेबल था, सेपरेबल इन नेचर था वो प्रोविज़न। नेक्स्ट मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स में 42nd अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था, बट कोर्ट ने क्या कहा, जो मिनर्वा मिल्स है इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं अमेंडमेंट के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा अमेंडमेंट ही वॉइड हो जाएगा। अमेंडमेंट का सिर्फ कुछ पार्ट जो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रावेन कर रहा है, जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, सिर्फ वही पार्ट अलग होगा, उसको सेपरेट करेंगे हम, एंड बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर वो एज इट इज़ रहेंगी, उनका अभी भी इफ़ेक्ट में रहेंगी वो। अब बात आती है कि सबसे पहले यूके के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व हुआ था। जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी है ये ओरिजिनेट हुआ था एक केस के अंदर। केस का नाम है नॉर्डनफेल्ट वर्सेस मैग्जिम, नॉर्डनफेल्ट गन्स एंड एमिनेशन कंपनी लिमिटेड। इस केस के अंदर ही यूनाइटेड किंगडम के अंदर फर्स्ट टाइम ये केस, ये जो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, इसको ओरिजिनेट किया गया था। अब डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि अगर कोई भी एक स्टैट्यूट है, उसका कोई भी एक प्रोविज़न या पूरा स्टैट्यूट अगर फंडामेंटल राइट से वॉयलेट होता है, तो अगर वो सेपरेबल है तो हम सेपरेट करके उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं, इस बेसिस पे कि वो पार्ट 3 के वॉयलेटिव है। तो हमें ये चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, क्या क्या इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, सेपरेबल है कि नहीं है। सेपरेबल अगर हो भी गया तो जो लॉ बचेगा, रिमेनिंग स्टैट्यूट बचेगा, क्या वो बिना ऑल्ट्रेशन के, विदाउट किसी भी मॉडिफिकेशन करे, क्या वो अपना पर्पस फुलफिल कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम ये डॉक्ट्राइन को अप्लाई करेंगे। कौन सा केस था जिसके अंदर ये सारी गाइडलाइंस दी गई थी? RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस के अंदर गाइडलाइंस दी गई थी। फर्स्ट केस इंडिया के अंदर कौन सा है पॉपुलर डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी के लिए? AK गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। बाकी ऐसे भी पूछा जा सकता है और कौन कौन से केसेस हैं, ऑप्शंस में दिए होते हैं केसेस के नाम कि क्या ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी से रिलेटेड है। तो DS नकारा केस, FN बलसारा केस, AK गोपालन केस, RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिनर्वा मिल्स, ये सारे केसेस जो हैं ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी से रिलेटेड हैं। एंड फर्स्ट केस कौन सा था जिसमें यूनाइटेड किंगडम में फर्स्ट टाइम डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी को ओरिजिनेट किया था? वो था नॉर्डनफेल्ट वर्सेस मैग्जिम, नॉर्डनफेल्ट गन्स एंड एम्यूनेशन कंपनी लिमिटेड।